Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the financing and investment interactions, and in this regard I am going to discuss with you the approaches for calculating cost of capital. So there are many approaches to calculate the cost of capital, but this is I would say my approach to calculating the cost of capitals. So there are three approaches, three methods. First of all, if there is project is in the same business risk as the company, then, and secondly, it has the same financial risk, which means the capital structure is not changing, then we may use the existing WACC. WACC means it is weighted average cost of capital. अगर कंपनी जिस बिज़नेस में अपना रूटीन में बिज़नेस कर रही है, जिस इंडस्ट्री में है, सपोज इट इज़ इन सीमेंट इंडस्ट्री, और नया प्रोजेक्ट भी सीमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, तो ये नए प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, डिस्काउंटिंग के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ कर सकती है, जो कि एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. रूटीन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट की जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेट, व्हाट्सएवर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस कंपनी ने यूज़ किए हुए हैं, उन फाइनेंसेस को जो है कॉस्ट करते हुए, उसका वेटेज लेते हुए जो है कंपनी अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट कर सकती है. दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सिटिंग्स. So in this lecture I am going to discuss with you the risk adjusted weighted average cost of capital. So second case, it becomes the second case of my approach of calculating cost of capital. इसको हम इस तरह से करेंगे कि ये जो सेल है जिसके अंदर रिस्क एडजस्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है, इसको पहले कॉलम और रो के कम्बिनेशन से, सो वी विल सी प्रोजेक्ट इन अ डिफरेंट बिजनेस रिस्क एज द कंपनी. यानी अगर कंपनी जो है अपना जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसे किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में जाके एक प्रोजेक्ट करना चाह रही है, इट वांट्स टू डाइवर्सिफाई इनटू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, रिमेंबर दैट इट हैज़ द सेम फाइनेंशियल रिस्क एज वेल. तो इस कंडीशन में जो है ये दिस बिकम्स आवर केस 2, एंड वी विल बी डिस्कसिंग रिस्क एडजस्टेड weighted average cost of capital, and this would be the project specific risk adjusted weighted average cost of capital. इसके बारे में बाकी बातें हम आगे करते हैं. So this is the second case. This is risk adjusted weighted average cost of capital. जैसे कि previous table से हमें ये पता चल गया कि if the company wants to enter into a business which is not the same business line as that of the company's original business. For example, if company is doing business in cement industry and it wants to enter into a chemical industry, एक प्रोजेक्ट करना चाह रही है, तो ये उसके लिए जो है आइडियल सिचुएशन होगी कि अगर उस प्रोजेक्ट की जो है ये डिस्काउंटिंग करना चाह रही है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना चाह रही है, तो वो जो प्रोजेक्ट केमिकल इंडस्ट्री का होगा उसके लिए जो है हम ये अप्रोच यूज़ करेंगे. और इसके 5 स्टेप्स हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, उसमें सारी बातें जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी इंशाल्लाह. सो दिस इज केस 2, रिस्क एडजस्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच. फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट एसेट बीटा ऑफ अ प्योर प्ले कंपैरिजन कंपनी इन द सेम बिजनेस क्लास एज द प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री. As you already familiar with the concept of beta, and here I am basically discussing two types of betas. One is asset beta and the other one is equity beta. So asset beta we will call it as BU or ungeared beta. So in order to get the risk adjusted weighted average cost of capital, we need the value of cost of equity. Cost of equity, which is written in third step, and we will be calculating the adjusted cost of equity for the new project. नए प्रोजेक्ट की cost of equity फाइंड आउट करने के लिए हम कैपम का सहारा लेंगे, और कैपम का इस वजह से सहारा लेंगे क्योंकि हमारा जो नया प्रोजेक्ट है
वो उस बिज़नेस की फील्ड में नहीं है जो बेसिकली हमारी इस वक्त करंटली हमारी कंपनी की जो फील्ड चल रही है। तो ये जो कैपम है ये हमें अलाउ करता है कि हम इस रिस्क को जो है अपने कॉस्ट ऑफ एक्विटी के अंदर इन्वॉल्व कर सकें, लिहाजा हमने कैपम का इसमें सहारा लिया। अब कैपम के अंदर जो है वो बीटा जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें हमें बीटास जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से। तो अब इसमें ये है कि बीटा जो है हम कंपनी जो करंटली जिस बिज़नेस में है वो बीटा तो यूज़ नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि प्रोजेक्ट तो किसी और इंडस्ट्री में है। तो हम किसी और इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल जो मेरी इस करंटली एग्जांपल चल रही है, इसमें केमिकल इंडस्ट्री की जो एक कंपनी को सर्च करेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट से मिलती जुलती हो, जिसका बिज़नेस रिस्क हमारी कंपनी से मिलता जुलता हो सके तो फाइनेंशियल रिस्क भी हमारी कंपनी से मिलता जुलता हो। अगर फाइनेंशियल रिस्क नहीं भी मिलता जुलता तो उसका हम जो है वो हल निकालने जा रहे हैं। तो हमें ये बीटा की वैल्यूज़, एक्विटी बीटा की वैल्यूज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। ये हम फिर किसी और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं सुधा आपके सामने सिर्फ एक ये इशारतन कहना चाहूँगा कि देयर आर सम रिस्क मेजरमेंट सर्विसेज जो कि बीटा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल लंदन बिजनेस स्कूल जो है वो पब्लिश करता है एक क्वार्टरली रिस्क मेजरमेंट सर्विस जिसके अंदर बीटा की वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह और बहुत सारे भी जो है आपके साथ मैं किसी और वक्त शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो वापस आते हैं अपनी बात की तरफ कि कैपम फार्मूले में एज यू ऑल नो हमें बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, एक्विटी बीटा की अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो हमें बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो हमने हासिल कर ली एक प्योर प्ले कंपैरिजन कंपनी जो कि केमिकल इंडस्ट्री में थी, उसका एक्विटी बीटा हासिल कर लिया। लेकिन उस एक्विटी बीटा को हम एज सच यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये तो मान लिया कि वो जो दूसरी कंपनी है जो प्योर प्ले कंपैरिजन कंपनी है उसका बीटा तो हमें हासिल हो गया, उसको हम कैपम में पुट करने से पहले हम ये देखेंगे कि आया हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस जिस कंपनी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस जैसा है या नहीं। अगर तो डिफरेंट है तो फिर हम क्या करेंगे कि उस कंपनी के बीटा को अनगेयर करेंगे, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के जो इफ़ेक्ट हैं, फाइनेंशियल रिस्क के इफ़ेक्ट जो उसके अंदर शामिल और दाखिल हैं उसको हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से निकाल देंगे और उसको बीटा को प्योर एसेट बीटा अनगेयर्ड बीटा की में कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला थोड़ी देर में उसका आ रहा है, वो आप कैलकुलेशन करना सीख लेंगे, वेरी इजी। तो जब हम उस फार्मूले में से अनगेयर्ड बीटा फाइंड आउट कर लेंगे उस कंपनी का जो कि कंपैरिजन कंपनी है, तो उस बीटा को हम एसेट बीटा कहते हैं या अनगेयर्ड बीटा भी कहते हैं। तो उसके अंदर से हमने उनके कैपिटल स्ट्रक्चर के इफ़ेक्ट्स को रिमूव कर दिया और वो बीटा अनगेयर्ड बीटा बन गया। अब हम उस बीटा को अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो डेट टू इक्विटी का जो रेशो है, उस हिसाब से हम अपनी मर्ज़ी से उसको दोबारा से रीगेयर कर देंगे। दिस इज़ डिस्कस्ड इन स्टेप नंबर 2। कैलकुलेट द इक्विटी बीटा, BG, BE भी इसको कहा जा सकता है, E फॉर एक्विटी, एक्विटी बीटा और गेयर्ड बीटा फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑब्वियसली हमारी जो कंपनी है उसमें अज्यूम किया जाएगा कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारा जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वही चल रहा है, तो लिहाजा रीगेयर दिस बीटा यूजिंग द गियरिंग ऑफ द कंपनी। ब्रैकेट्स में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि अनचेंज बाय द प्रोजेक्ट, यानी हम जिस नए प्रोजेक्ट में केमिकल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं उसकी वजह से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और हमने उसको जो है वो इसी हिसाब से फार्मूला वही होगा, उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। थोड़ी देर में आप फार्मूला देख लेंगे। तो इस तरीके से हमें BG हासिल हो गया, गेयर्ड बीटा हासिल हो गया, एक्विटी बीटा हासिल हो गया और फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अनगियरिंग ऑफ द pure play comparison company's equity beta, converted it into asset beta, and then regearing it into according to our own new project gives us equity beta, second step. Now we enter into the third step and we will put this equity beta into the formula. As you all know, risk free rate of return
प्लस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस इक्विटी जो हम आप लोग जानते हैं फार्मूले को, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और फिर मल्टीप्लाइड बाय आवर बीटा जो कि हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया है। तो थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह उस फार्मूले की तरफ भी चलते हैं। इस फार्मूले से हमें इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हासिल हो जाएगी और इसका नाम हमने एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसलिए रखा कि हमने इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है, अनगियरिंग रीगियरिंग वाला मामला, ठीक है। तो और इस ख़ास मकसद के लिए हमने जो है कैपम का इस्तेमाल किया जो कि केस 2 में ही पॉसिबल है, लिहाजा हमने सिर्फ इसमें, क्योंकि ये हमें जो लिवरेज है ये हमें सिर्फ कैपम का फार्मूला ही प्रोवाइड कर रहा था कि हम इतनी सहूलत के साथ ये वाला काम कर सकें। एज यू ऑल नो अल्टीमेटली इस केस 2 का नाम क्या है? इट हैज़ टू बी रिस्क एडजस्टेड weighted average cost of capital. So we admit that this is risk adjusted, but ultimately it is going to be a weighted average cost of capital. So step 4 पे हम calculate the weighted average cost of capital using the cost of equity adjusted and the normal KD and the company's gearing ratio. तो जैसे कि प्रीवियसली आप सब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ डेट को जो है वो टैक्स इफ़ेक्ट उसमें डालते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं, वेटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और उन सब दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद इस अप्रोच में फ़ाइनल और आखिरी स्टेप एज यू ऑल नो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मकसद होता है, उसको हमने अपनी जो है वो कैपिटल बजटिंग की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर केस 2। तो इसकी इंशाल्लाह किसी इलस्ट्रेशन में जो है वह दोबारा हम मिलते हैं और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।